तो चलिए दोस्तों, और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। ये बहुत ही जल्दबाजी में और असामान्य गहन ईश्वर सम्मेलन है। फिर भी यह पूर्वी दिव्य क्षेत्र को शक्तिशाली लोगों का एक समूह लाने के लिए कीमत चुकाने में संकोच नहीं करता है। नीलम ने कहा, ऐसा लगता है कि जल्द ही ईश्वरीय क्षेत्र में कुछ चौंकाने वाला बड़ा होने वाला है। इसके अलावा ये केवल एक सितारा क्षेत्र से संबंधित कुछ नहीं है। इसके बजाय ये एक बहुत बड़ा मामला है जिसके लिए पूरे ईश्वरीय क्षेत्र को एक साथ सामना करने की आवश्यकता है। हालांकि अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के मामले का हमारे स्नो सॉन्ग क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। नीलम का स्पष्ट रूप से मतलब था कि स्नो सॉन्ग क्षेत्र में कोई भी ऐसा नहीं था जो शीर्ष 1000 में रैंक करने में सक्षम था। वास्तव में शीर्ष 1000 के बारे में भूल जाओ, शीर्ष 8000 के भीतर रैंक करना भी असंभव हो सकता है। हालांकि इस बार अनंत स्वर्ग क्षेत्र द्वारा दी गई जानकारी प्राप्त करने के बाद हमारे पास कुछ तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में मैं आपको अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लाने के कोई विकल्प नहीं है। वर्तमान में मैं आपको अनंत स्वर्ग क्षेत्र में लाने के मामले में अन्य विकल्पों की तलाश करने की कोशिश करूंगा। महल के मालिक, अगर ध्रुव ने अपने दांत पीस लिए और मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर महान क्षेत्र के राजा व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में पूछते हैं तो क्या शाश्वत स्वर्ग क्षेत्र संभवतः अपने नियमों को थोड़ा बढ़ा देगा। नीलम ने अपनी आंखें बंद कर ली। स्नो सोन क्षेत्र एक मध्यम सितारा क्षेत्र है। भले ही महान क्षेत्र राजा एक उच्च क्षेत्र राजा के बराबर होने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये शक्तिशाली राजा क्षेत्रों के सामने कुछ भी नहीं है। भले ही नीलम ने अपना सिर नहीं हिलाया, लेकिन उसके शब्दों का अर्थ बेहद स्पष्ट था। ग्रेट रियल किंग जल्द ही एक और समय के लिए एकांतवास में चले जाएंगे, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उनके साथ इस पर चर्चा करनी होगी। नीलम ने पलट कर कहा, ग्रेट रियल किंग के स्वभाव के साथ, क्योंकि वह पहले से ही आपके अनुरोध पर सहमत हो गई है, इसलिए वह निश्चित रूप से इससे पीछे नहीं हटना चाहेगी। लेकिन इस बार यह अभी भी एक प्रतिबंध है जिसे 4 महान राजा क्षेत्रों ने लगाया है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसके खिलाफ कोई भी जा सकता है। मुझे डर है कि यह काफी कठिन होगा। चिंता मत करो, अगर हम वास्तव में इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम निश्चित रूप से इसकी भरपाई करेंगे। नीलम ने असहाय से आह भरी और फिर पीछे मुड़ी जाने वाली थी। उसने जो कहा था उससे ध्रुव को यह पता चल गया था कि उसे अब और कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इंतजार। ध्रुव ने अचानक आवाज लगाई। उसके हाथ धीरे धीरे एक पकड़ में बदल गए जो लगातार इस हद तक कसते गए कि उनकी उंगलियों की हड्डियों से चरचराहट की आवाजें आने लगी। इसका मतलब है कि मेरे लिए अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है। ध्रुव ने धीरे से अपना सिर उठाया। एक बार जब उसकी दृष्टि की रेखा समतल हो गई तो उसकी आंखों में पहले की उथल पुथल दृढ़ संकल्प में बदल गई थी। उनके भीतर एक गहरी क्रूरता भी मौजूद थी। दिव्य क्लेश क्षेत्र की ओर साधना करो। गहन ईश्वर सम्मेलन से पहले दांत पीसते हुए उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा और इच्छा शक्ति का उपयोग करके धीरे धीरे से जोर से कहा। नीलम का शरीर स्थिर हो गया। उसकी अभिव्यक्ति अस्थायी रूप से जम गई। माधवी जो उसके बगल में खड़ी थी चिल्लाई। उसने पलटकर ध्रुव को पूरी गंभीरता से देखा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कोई मजाक कर रही है, क्योंकि उसने बड़ी आंखों से कहा, क्या तुम बेवकूफ हो गए हो? गहन ईश्वर सम्मेलन तक केवल 2.5 साल बाकी है। 200 साल नहीं, 20 साल नहीं, यह 2.5 साल है, तुम्हें पता है। और तुम अभी केवल संप्रभु गहन क्षेत्र के मध्य चरण में हो। भले ही तुमने कोई पौराणिक दिव्य गोली खा ली हो, इतने कम समय में तुम्हारे लिए दिव्य क्लेश क्षेत्र में प्रवेश करना संभव नहीं है। तुम्हारे लिए दिव्य आत्मा क्षेत्र में प्रवेश करना भी संभव नहीं है। दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करना भी एक समस्या हो सकती है। नीलम की नजरें घूम गई। ध्रुव की वर्तमान उपस्थिति निश्चित रूप से किसी गर्म दिमाग वाले व्यक्ति की आवेगपूर्ण बकवास जैसी नहीं लग रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे शब्द किसने कहे, वे सभी बहुत हास्यास्पद होंगे। तथ्य यह है कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से आए थे जिसने अभी तक दिव्य मार्ग पर कदम नहीं रखा था, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने अभी तक संप्रभु गहन क्षेत्र के शिखर तक साधना नहीं की थी, जिसने इसे और भी बड़ा मजाक बना दिया। ध्रुव, यह संभव नहीं है, नीलम ने धीमे स्वर में कहा। आप अभी भी 9 नश्वर क्षेत्र के संप्रभु गहन क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। भले ही आप जो ताकत दिखाते हैं वह दीपेश को हराने में मुश्किल से सक्षम है, जो दिव्य मूल क्षेत्र के मध्य चरण में था, फिर भी आपको अभी भी वास्तव में दिव्य मार्ग को छूना बाकी है। 7 दिव्य गहन लोकों में प्रगति 9 नश्वर लोकों की तुलना में कहीं अधिक है। दिव्य मूल लोक के बाद प्रत्येक अगला स्तर संप्रभु गहन लोक की तुलना में बहुत कठिन है। नहीं की थी, जिसने इसे और भी बड़ा मजाक बना दिया। ध्रुव, यह संभव नहीं है, नीलम ने धीमे स्वर में कहा। आप अभी भी 9 नश्वर क्षेत्र के संप्रभु गहन क्षेत्र के मध्य चरण में हैं। भले ही आप जो ताकत दिखाते हैं वह दीपेश को हराने में मुश्किल से सक्षम है, जो दिव्य मूल क्षेत्र के मध्य चरण में था।
फिर भी आपको अभी भी वास्तव में दिव्य मार्ग को छूना बाकी है। 7 दिव्य गहन लोकों में प्रगति 9 नश्वर लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। दिव्य मूल लोक के बाद भले ही आपकी जन्मजात प्रतिभा अधिक हो, आपकी समझ मजबूत हो और भाग्य अधिक हो, आपके लिए 2.5 साल में दिव्य क्लेश लोक तक साधना करना असंभव होगा। हम सोवन प्रोफिन रियल से लेकर डिवाइन क्लेश रियल तक को भूल जाइए। स्नो सॉन्ग रियल के कई लाख साल के इतिहास में किसी ने भी डिवाइन ओरिजिन रियल के पहले स्तर से डिवाइन सोल रियल के पहले स्तर तक पहुंचने के लिए 30 महीने का समय नहीं लगाया है। माधवी ने धीमी आवाज में कहा, बहुत बेवकूफ। ध्रुव, भले ही ध्रुव ने दिव्य मार्ग से शक्ति के साथ वार किए थे, लेकिन उसकी गहन शक्ति का स्तर अभी भी संप्रभु गहन क्षेत्र में था। उसे दिव्य गहन क्षेत्रों में साधना के बारे में एक भी बात नहीं पता थी। नीलम और माधवी के जवाब उस पर पहले से ही पीटे जाने के बाद ठंडे पानी की एक बाल्टी की तरह थे, जिससे उसके दोनों हाथ एक बार फिर से कड़े हो गए। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं वह आपके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। ध्रुव की चुप्पी और उसकी कुछ हद तक अस्त व्यस्त आभा को देखकर नीलम ने धीरे से कहा, यह देखने के बाद कि उसका अभी भी अपनी योजनाओं को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, आपको भी इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी 30 महीने हैं। मैं इस मामले पर जल्द से जल्द महान क्षेत्र के राजा के साथ चर्चा करूंगा। और शायद नीलम ने आगे नहीं कहा, क्योंकि अगर वह उसे अभी उम्मीद देती तो जब समय आता तो उसे और भी बड़ी निराशा मिलती। वह अपने दिल में बहुत स्पष्ट थी कि यह सिर्फ 4 महान राजा क्षेत्रों में द्वारा लगाया गया प्रतिबंध नहीं था, बल्कि एक प्रतिबंध था जो अनंत स्वर्ग मोती की दिव्य शक्ति था। अनंत स्वर्ग मोती की दिव्य शक्ति से आया था। यह असंभव था कि इसके आसपास कोई रास्ता हो। वह इस समय इस बात पर विचार कर रही थी कि उसे ध्रुव को मुआवजे के रूप में क्या देना चाहिए। ध्रुव, पहले शांत हो जाओ। अगर तुम्हारा कोई और फैसला है तो तुम मुझे किसी और समय बता सकती हो। नीलम ने धीरे से आह भरी, फिर माधवी के साथ चला गया। ध्रुव का पूरा शरीर अपनी जगह पर अकड़ गया था। फिर बहुत देर तक कांपने के बाद वह आखिरकार नीचे जमीन पर गिर गया। कोई व्यक्ति जो केवल प्रभुता संपन्न गहन क्षेत्र की मध्य चरण पर था, जिसने अभी तक दिव्य मार्ग की दहलीज को भी नहीं छुआ था, जो दिव्य मार्ग साधना से पूरी तरह अनभिज्ञ था, वास्तव में चिल्लाया था कि वह मात्र 30 महीनों में परम प्रतिभाओं के दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचने वाला था। जब उसने उसके बारे में सोचा तो उसे भी यह हास्यास्पद लगा। हालांकि इसके अलावा उनके पास और क्या विकल्प था। अनंत स्वर्ग क्षेत्र में जाना ही उसके लिए जैस्मीन को देखने का एकमात्र मौका था। गोल्डन क्रोसॉन ने पहले कहा था कि अगर उसने 5 साल के भीतर जैस्मीन को नहीं देखा तो वह उसे फिर कभी नहीं देख पाएगा। अगर वह उस समय तक अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता पूरी नहीं करता तो इसका मतलब यह भी था कि वह अपने पूरे जीवन में जैस्मीन को कभी नहीं देख पाएगा। ओह! ध्रुव ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कई 100 गहरी सांसें ली। तब जाकर वह शांत हो पाया। जैस्मीन, उसने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया, तुमने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने में संकोच नहीं करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पाताल लोक के उदुमरा फूल का आधा हिस्सा चुनने गया था, और इस बार भी ऐसा ही होगा। यदि यह स्वर्ग द्वारा मुझे दी गई परीक्षा है, पाएगा अगर वह उस समय तक अनंत स्वर्ग क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता पूरी नहीं करता तो इसका मतलब यह भी था कि वह अपने पूरे जीवन में जैस्मीन को कभी नहीं देख पाएगा। ओह! ध्रुव ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और कई 100 गहरी सांसें ली। तब जाकर वह शांत हो पाया। जैस्मीन, उसने अपनी आंखें बंद की और बुदबुदाया, तुमने कभी विश्वास नहीं किया कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने में संकोच नहीं करूंगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पाताल लोक के उदुमरा फूल का आधा हिस्सा चुनने गया था, और इस में स्वर्ग और तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें पाने के लिए कितना दृढ़ निश्चय हूं। धमाका, गहरी ऊर्जा के विस्फोट और तलवार की हवा की गड़गड़ाहट के बीच ध्रुव ने स्वर्ग को नष्ट करने वाली शैतान का वध करने वाली तलवार को कसकर उठा लिया। हालांकि उसने उसे घुमाया नहीं और बस उसे अपनी जगह पर ही रखा। चाहे वह इस बात से कितना भी सहमत क्यों ना हो, वह पूरी तरह से स्पष्ट था कि भले ही वह हर दिन 20 घंटे से अधिक आराम किए बिना इस तरह से कठोर साधना करे, उसके लिए 30 महीनों में दिव्य क्लेश क्षेत्र तक पहुंचना असंभव था। यह एक प्राकृतिक खाई थी जिसे देवलोक भी असंभव मानता था। इसीलिए कोई भी साधारण तरीका काम नहीं कर सकता था। ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर शांति के बीच अपनी साधना के मार्ग को याद किया। उसका प्रारंभिक बिंदु दुष्ट देवता की गहन शिराई थी जो उसने जैस्मीन से प्राप्त की थी। जैस्मीन के मार्गदर्शन में उनकी साधना भी आगे बढ़ी थी। हालांकि उनकी गहन शक्ति उनकी सर्वश्रेष्ठ साधना के कारण स्थिर प्रगति से नहीं आई थी। इसके बजाय यह हर बार बड़ी लहरों के रूप में आई थी। उस समय उसके पास हरीन और सारिका के कारण गहन शक्ति की एक अमिट प्यास भी थी।
उस प्यास को अपने हाथ में लेकर वह न्यू मून सिटी गया और वहां विभिन्न महान संप्रदायों को भड़काने में संकोच नहीं किया। जब वह ब्लू विन प्रोफाउंड पैलेस में आया तो उसने तुरंत स्वर्गीय रैंकिंग सूची में आंतरिक महल के शिष्यों को चुनौती दी। उसके बाद एक और बड़ी सफलता हासिल करने के लिए वो मौत के बंजर भूमि की ओर बढ़ गया। कुछ समय बाद, बिल्कुल नहीं, जब मैं 6000 साल की हो जाऊंगी तब भी मैं वैसी ही दिखूंगी। ध्रुव ने आंखें घुमाई और मन ही मन सोचा, यह छोटी लड़की जो शायद 10 लाख साल से भी ज्यादा उम्र की है, वास्तव में सोचती है कि 60 साल की उम्र वाकई बहुत ज्यादा है इस विषय में। उम्र वाकई बहुत ज्यादा है इस विषय में। मैं बोलते हुए मेरी वर्तमान साधना और विशेष वंश के साथ मेरा जीवन काल 6000 से अधिक होना चाहिए, है ना? जब वह इस पर ध्यान केंद्रित करके विचार कर रहा था, तब ध्रुव ने धीरे से स्वर्ग को नष्ट करने वाली तलवार नीचे रख दी। फिर उसने धीरे से एक चमकता हुआ मनका उठाया, जो एक अजीब नीली रोशनी के साथ टिमटिमा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि ये जमी हुई बर्फ से बना है। जेट फॉलर आइस सोल पेट। ये पहली बार था जब उसने भगवान के दायरे से एक गोली को छुआ था। इसकी आभा की तुलना ध्रुव ने पहले देखी गई किसी भी गोली से नहीं की जा सकती थी। वह जिस चीज के बारे में और भी अनिश्चित था, वह थी इसकी औषधीय शक्ति। दूसरों के वर्णन से सुनने के बाद ही उसे पता चला कि यह किसी के शरीर को शांत कर सकती है और उसकी गहन शक्ति को बहुत बढ़ा सकती है। जब इसे बाहर निकाला गया तो इससे बहुत बड़ा झटका लगा। यहाँ तक कि हिमांशु और दीपेश ने भी इसके लिए बहुत लालसा दिखाई। ये कि इसकी उपयोगिता कोई छोटी बात नहीं थी, और यह भी दिव्य तरीके से साधना थी यदि वह इसका प्रयोग स्वयं पर करता। लेकिन नीलम ने उसे विशेष रूप से सख्त चेतावनी भी दी थी कि वह अपनी वर्तमान साधना के साथ जेट फॉलर आइस सोल पेट की औषधीय शक्ति को सहन करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भले ही वह भविष्य में दिव्य मार्ग तक पहुंच जाए, लेकिन उसे इसे खाने की अनुमति देने से पहले उसे उसकी सहायता करने के लिए वहां मौजूद होना होगा। उसने कल उन शब्दों को अपने मन में रखा। फा और जेट फॉलर आइस सोल पेट को तुरंत खाने का कोई विचार उसके मन में नहीं आया था, पर अब ओ ध्रुव ने एक गहरी सांस ली और जेट फॉलर आइस सोल पेट को और भी कसकर पकड़ लिया। मेरा शरीर दिव्य मार्ग की शक्ति के विशेषज्ञ दीपेश के हमलों का विरोध करने में सक्षम था, तो ये एक छोटी सी गोली के खिलाफ कैसे नहीं टिक सकता है? एक पागल धारणा के करीब और ड्रैगन भगवान के शरीर पर अपनी निर्भरता के साथ ध्रुव ने अंततः अपने दांत पीस लिए और जेट फॉलर आइस सोल पेट को अपने मुंह में फेंक दिया और तुरंत निगल लिया। हनन एक पल जहां वो पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था, और एक अत्यंत धीमी भिनभिनाने की ध्वनि उसके मस्तिष्क में गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे 10 लाख सालों से बंद पड़ा कोई ग्लेशियर उसके शरीर के अंदर से फट गया हो। असीम ठंडी ऊर्जा इकट्ठी हुई और फिर अनगिनत बर्फीली धाराएं बन गई जो बाहर की ओर फूट पड़ी। उनके भीतर की सबसे छोटी धारा भी भयावह शक्ति रखती थी, जो ध्रुव की उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी, मानो उसे हजारों बाणों ने छेद दिया हो। ध्रुव ने तुरंत जमीन पर घुटने टेक दिए। उसे किसी भी तरह की ठंडी आभा का डर नहीं था, लेकिन ये अभी भी दिव्य मार्ग के स्तर पर दवा थी, जिसकी औषधीय शक्ति दिव्य मूल क्षेत्र में रहने वालों को अपनी ताकत बढ़ाने में सक्षम थी। ध्रुव ने अपने दांत पीस लिए, क्योंकि उसके मुंह से दर्दनाक कराहें निकल रही थी। उसका शरीर, जो लगभग नियंत्रण से बाहर हो गया था, इस हद तक मुड़ गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधा बैठा हो। उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने परिस्थितियों को बदलने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद गहन ऊर्जा हर दिशा में घूमने वाली भयावह औषधीय शक्ति को निर्देशित करने का प्रयास कर रही थी। मुझे इसे सहना होगा। ध्रुव के शरीर के ऊपर अब नीली रोशनी की एक परत तैर रही थी। हालांकि नीली रोशनी की यह परत ठंडी थी, लेकिन यह शांत नहीं थी। इसके बजाय यह एक हिंसक लौ की तरह घूम रही थी। यह सिर्फ उसके शरीर की सतह तक नहीं था, सीमित नहीं था। उसके शरीर में मौजूद हर रक्त की बूंद, हर मेरिडियन और हर कोशिका उस नीली रोशनी से भर रही थी, उसमें घुस रही थी और उससे बंधी हुई थी। अगर वह इस अत्यधिक हिंसक औषधीय शक्ति को सहन करने में सक्षम नहीं होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसका पूरा शरीर अपंग हो सकता था। हालांकि ध्रुव ने वास्तव में औषधीय शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालने या मजबूर करने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी गहन ऊर्जा का उपयोग करके इसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश की। इसे अपनी गहरी नसों और मेरिडियन तक खींचा। वह जो चाहता था वह सिर्फ इसे सहना नहीं था, बल्कि इसे परिष्कृत करने के लिए जितना संभव हो उतना अवशोषित करना था। नीली रोशनी और भी तेज और ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई।
यह एक नीली आग की तरह थी जिसे आंधी ने सहलाया हो। तब साधना कक्ष का माहौल बदल गया। लगभग 30 मीटर चौड़ा एक हल्का नीला निर्वात अनजाने में ध्रुव के आसपास दिखाई दिया। खाद दिव्य आइस फिनिक्स संप्रदाय में भी जेट फॉलर आइस सोल पैड को एक उच्च स्तरीय पैड माना जाता था। हालांकि यह बहुत छोटा था, फिर भी इसे स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील के पानी का उपयोग करके एक उच्च स्तरीय बर्फ जानवर के गहन कोर से बनाया गया था। औषधीय शक्ति को पहले स्थान पर हिंसक माना जाता था। दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक आइस फिनिक्स शिष्य को भी अकेले परिष्कृत करना मुश्किल होगा। यदि कोई दिव्य मूल क्षेत्र में था तो उन्हें कम से कम दिव्य आत्मा क्षेत्र में एक विशेषज्ञ की सहायता लेनी होगी जो उन्हें शोधन प्रक्रिया में सहायता करे। इसे अकेले परिष्कृत करना मृत्यु की तलाश करने से अलग नहीं था। जहां तक प्रभुता संपन्न गहन क्षेत्र का प्रश्न है, वह वास्तव में मृत्यु की तलाश में था। इसके अलावा ध्रुव ने जो गोली प्राप्त की थी वह म्यूफेंग शू ने हिमांशु के लिए विशेष रूप से अलग रखी थी। इसमें सभी जेट फॉलर आइस सोल पेट्स में से सबसे मजबूत औषधीय शक्ति थी जिसे फ्रीजिंग स्नो हॉल ने शीर्ष रैंक वालों को पुरस्कार के रूप में दिया था। इस गहन कोर में निहित मूल शक्ति दिव्य आत्मा क्षेत्र के मध्य चरण में एक बर्फ जानवर से आई थी। अगर इस जेट फॉलर आइस सोल पेट को खाने वाला व्यक्ति ध्रुव नहीं होता और उसके स्तर का कोई और महान साधक होता तो औषधीय शक्ति के प्रभाव में कुछ ही सांसों में उनकी गहरी नसें फट जाती, उनके शरीर आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से नष्ट हो जाते, फिर बर्फ की धूल बन जाते। दुष्ट देवता की गहन शिराएं, ड्रैगन देवता का शरीर और क्रोध देवता की शक्ति का संरक्षण, ये सभी कारण थे कि उसने अपने जीवन को जोखिम में डालने का साहस किया। ध्रुव का शरीर कभी कभी फूल जाता और कभी सिकुड़ जाता। उसके शरीर से पसीना बहता हुआ मूसलाधार बारिश की तरह बहता था और फिर तुरंत बर्फ में बदल जाता था। यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी धीरे धीरे गहरे नीले रंग में बदलने लगी थी। केवल उसके दांतों का लगातार बजना ये साबित करता था कि पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी इच्छा शक्ति कुचली नहीं गई थी। अनंत स्वर्ग की वाणी के माध्यम से गहन ईश्वर सम्मेलन की सूचना प्रसारित होने के कारण लगातार बड़ा हंगामा हुआ। पूर्वी दिव्य क्षेत्र के अलावा सबसे बड़े पश्चिमी दिव्य क्षेत्र, साथ ही दक्षिणी और उत्तरी दिव्य क्षेत्रों को भी स्वाभाविक रूप से ये खबर मिली। इन तीनों क्षेत्रों में भी इसी तरह का बड़ा हंगामा हुआ। इस आगामी गहन ईश्वर सम्मेलन के लिए इन आवश्यकताओं के तहत, जो पिछले सम्मेलनों की तुलना में अजीब तरह से बहुत कठोर थे, केवल बहुत कम संख्या में शिष्य थे जिनके पास दिव्य आइस फिनिक्स संप्रदाय में भाग लेने की योग्यता थी, जो कि स्नो सॉन्ग दायरे में सर्वोच्च क्षमता का था। इसके अलावा उनमें से लगभग सभी आइस फिनिक्स दिव्य हॉल से थे। 36 आइस फिनिक्स महलों में से जो योग्य थे उनकी संख्या 100 से भी कम थी और वे सभी योग्य होने के कगार पर थे। स्नो सॉन्ग क्षेत्र के वे लोग जो अनंत स्वर्ग मोती के साथ इस स्वर्गीय अवसर के लिए योग्य थे, वे सभी अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हालांकि वे इस बात से भी अतुलनीय रूप से अवगत थे कि चाहे वे कितनी भी मेहनत क्यों न करें, उनके लिए अनंत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करना निश्चित रूप से असंभव था। पूरे पूर्वी दिव्य क्षेत्र की युवा पीढ़ी के शीर्ष 1000 पदों में जगह बनाना एक मध्यम सितारा क्षेत्र के दहन अभ्यासियों के लिए एक भ्रामक कल्पना थी अनंत स्वर्ग की। इस आवाज के कारण आइस फिनिक्स क्षेत्र ने अपना सामान्य शांत खो दिया। लोगों का एक बड़ा हिस्सा गहन ईश्वर सम्मेलन पर केंद्रित था, जो 30 महीने बाद होने वाला था, क्योंकि यह निश्चित रूप से सामान्य से अधिक असाधारण होगा। जूनियर ध्रुव, दरवाजा खोलो, मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ध्रुव के साधना कक्ष के सामने खड़े होकर माधवी ने थोड़ा अधीरता से आवाज लगाई। उस समय अनंत स्वर्ग की आवाज ने उसे बहुत हिला दिया था। नीलम ने सोचा था कि शांत होने के बाद वह उसे खोजने की पहल करेगा और इस मुद्दे को हल करने का कोई रास्ता खोजेगा। हालांकि 5 दिन बीत चुके थे, ध्रुव ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा उसकी आभा को महसूस करने से ऐसा लग रहा था कि वह इन 5 दिनों तक साधना कक्ष में ही रहा था और पूरे समय उसने कमरे से आधा पैर भी बाहर नहीं निकाला था। जूनियर ध्रुव, ध्रुव, अरे जल्दी करो और दरवाजा खोलो, मास्टर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। माधवी की आवाज धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर भी साधना कक्ष का पत्थर का दरवाजा अभी भी कसकर बंद था। पूरे समय थोड़ी सी भी होने के बाद वह उसे खोजने की पहल करेगा और इस मुद्दे को हल करने का कोई रास्ता खोजेगा। हालांकि 5 दिन बीत चुके थे, ध्रुव ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया था। इसके अलावा उसकी आभा को महसूस करने से ऐसा लग रहा था कि वह इन 5 दिनों तक साधना कक्ष में ही रहा था और पूरे समय उसने कमरे से आधा पैर भी बाहर नहीं निकाला था। जूनियर ध्रुव, ध्रुव,
अरे जल्दी करो। पर हलचल नहीं हुई। अगर तुमने अभी दरवाजा नहीं खोला और गुरु का क्रोध नहीं झेला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। जल्दी से दरवाजा खोलो और गुरु के दर्शन करो। अरे धमाका! नीली रोशनी का एक बोल्ट पत्थर के दरवाजे पर जोर से टकराया। माधवी ने चिढ़कर अपना पैर पटका, मुड़कर चली गई। ध्रुव कहाँ है? म्यूज यावाला को अकेले लौटते देखकर नीलम ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। हम? माधवी ने मुंह बनाते हुए कहा। मैंने उसे कई बार बुलाया लेकिन उसने मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मैंने तो यहां तक कह दिया कि मास्टर ही उसे ढूंढ रहे हैं। बहुत गुस्सा आ रहा है। वह सिर्फ इसलिए इतना अहंकारी व्यवहार कैसे कर सकता है? क्योंकि उस पर मास्टर की कृपा है। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। नीलम की आंखों में हल्की सी चमक आ गई और उसने धीरे से कहा। हालांकि ध्रुव के शब्द और हरकतें आम लोगों से ज्यादा मनमानी है, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिष्टाचार नहीं जानता। क्या उसके साथ कुछ हुआ होगा? मेरे साथ चलो और देखो। ओ नीलम व्यक्तिगत रूप से ध्रुव द्वारा कब्जा किए गए साधना कक्ष की ओर बढ़ गया। जिस क्षण वह पास पहुंची, एक अजीब आभा ने अचानक उसकी बाहों को झकझोर दिया। उस साधना कक्ष का विशाल दरवाजा खुला। माधवी चिल्ला उठी। एक बर्फीली ठंडी आभा जो बर्फीले तूफान की तरह अस्त व्यस्त थी, खेती के कमरे से बाहर निकल रही थी। इस अस्त व्यस्त आभा का गोल वास्तव में खेती के कमरे के केंद्र में नीली आकृति थी। उस व्यक्ति के शरीर से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी और उसका पूरा शरीर बर्फ की मोटी परत में लिपटा हुआ था। उसका पूरा शरीर स्थिर था और उसकी आकृतियां अब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। केवल उसके शरीर और अंगों की रूपरेखा ही धुंधली सी दिखाई दे रही थी। आहे ध्रुव स्पष्ट रूप से एकमात्र व्यक्ति था जो इस साधना कक्ष में हो सकता था। हालांकि माधवी की आंखों के सामने जो सामने आया वह एक बर्फ की मूर्ति थी जो लगातार एक अराजक ठंडी ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। इसके अलावा यह अराजक ठंडी ऊर्जा स्पष्ट रूप से जेट फॉलनर आइस सोल पैट की आभा को ले जाती थी। माधवी थोड़ा डर गई और हकलाते हुए बोली, वह क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जबरदस्ती जेट फॉलनर आइस सोल पैट खा लिया हो? नीलम का बर्फीला रंग ठंडा पड़ गया। उसके हाथ की एक लहर के साथ खेती के कमरे का पत्थर का दरवाजा तुरंत बंद हो गया और उसकी आकृति ध्रुव की तरफ चमक उठी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, अपनी पतली उंगलियां खोली जो बर्फ से गड़ी हुई लग रही थी, और तेजी से ध्रुव के शरीर को सहलाया। क्या वह अभी भी जीवित है? माधवी ने कुछ डरते हुए पूछा। जेट फॉलनर आइस सोल पैट ऐसी चीज थी जिसे वह भी जबरन खाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, लेकिन ध्रुव ने वास्तव में इसे अकेले ही किया था, अपने नश्वर शरीर के साथ। इस कार्यवाही का परिणाम मूल रूप से मृत्युदंड था। इसके अलावा पूरे 5 दिन पहले ही बीत चुके थे। अब तक तो उसका पूरा शरीर अंग अंदर से बाहर तक बर्फ के टुकड़े में बदल जाना चाहिए था। जिस वजह से वह ध्रुव को इतना पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो उसे इतना नापसंद भी नहीं करती थी। उसकी एकमात्र समस्या यह थी कि उसका मालिक उसे बहुत ज्यादा लाड प्यार करता था। जब उसने ये सवाल पूछा तो उसे सकारात्मक जवाब मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत नीलम के चेहरे पर गंभीरता से लेकर थोड़ी अजीबोगरीब अभिव्यक्ति देखी। फिर उसने और भी ज्यादा हैरानी दिखाई, जैसे उसने अचानक कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। मास्टर कैसा है? माधवी ने और भी सावधानी से पूछा। वह अभी भी जीवित है, नीलम ने अजीब लहजे में जवाब दिया। माधवी दंग रह गई। इसके अलावा हालांकि उसकी शिराओं को कुछ क्षति पहुंची है, उसकी गहरी शिराएं डिंग। नीलम की बात पूरी होने से पहले ही ध्रुव को घेरे हुए बर्फ की परत अचानक बड़ी मात्रा में टुकड़ों में टूट गई। फिर जब वह बिखर गई तो टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले ही हवा के तेज बहाव से दूर चले गए। जब बर्फ की परत गिरी तो ध्रुव का शरीर प्रकट हुआ। उसके शरीर की सतह पर गहरी ऊर्जा की लहरें नीली रोशनी की हल्की छटा बिखेर रही थी। जहां तक उसके शरीर पर मौजूद कपड़ों की बात है तो वे बहुत पहले ही बर्फ के पाउडर में बदल चुके थे। इसलिए जब बर्फ की परत टूटी तो वह नीलम और माधवी दोनों के सामने नग्न दिखाई दिया। माधवी की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गई और वह चौंक गई। इससे पहले कि वह अपनी चीख का आखिरी हिस्सा पूरा करती, उसे नीलम ने पहले ही रोक दिया था। कोई आवाज मत करो। माधवी ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और बिजली की तेजी से घूम गई। उसके गालों से लेकर गर्दन तक एक आकर्षक लालिमा तुरंत फैल गई। उसकी सांसें भी घबरा गई थी और उसे कांपती हुई आवाज में बोलने में काफी समय लगा। उसने नहीं पहना है। न केवल वह मरा नहीं है, बल्कि वह वास्तव में अभी भी जेट फॉलर आइस सोल पैड की औषधीय शक्ति को लगातार अवशोषित कर रहा है। नीलम की आवाज बहुत धीमी थी।
लेकिन उसके अंदर अभी भी गहरा सदमा था। उसके हाथ की एक लहर से एक बर्फीली धुंध गिरी जिसने ध्रुव के आधे शरीर को ढक लिया। फिर वह 2 कदम पीछे हट गई। जियालान, अब तुम घूम सकती हो। माधवी ने सावधानी से पलट कर देखा, लेकिन फिर भी वह अपना सिर उठाकर ध्रुव को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने डरते हुए फुसफुसाते हुए कहा, क्या वह वाकई ठीक है? भले ही यह अकल्पनीय है, लेकिन वह वास्तव में किसी खतरे में नहीं है। नीलम ने आगे कुछ नहीं बताया, लेकिन उसकी भ्रें शुरू से ही झुर्रीदार रही और उसकी आंखों में गहरी घबराहट थी। ध्रुव की आंतरिक आभा से उसने महसूस किया कि उसके शरीर में मेरेडियन को बहुत पहले ही भारी चोट लगी थी। ये उसके कुछ दिनों में ही हो जाना चाहिए था। उसके द्वारा जबरन जेड फॉलर आइस सोल पैड का सेवन करने का अपरिहार्य परिणाम था। हालांकि जब उसने ध्रुव के शरीर की जांच की तो उसने पाया कि उसके मेरेडियन को जो नुकसान हुआ था वह बहुत हल्का था। वह इतने कम समय में अपनी मेरेडियन की गंभीर चोट से कैसे उभर सकता था? इसके अलावा जेड फॉलर आइस सोल पैड की औषधीय शक्ति अभी भी उसके शरीर पर हमला कर रही थी। यह कैसे संभव हो सकता है? माधवी का चेहरा अविश्वास से भर गया। भले ही मैंने सीधे जेड फॉलर आइसोलपेट का सेवन किया हो, जल्दी ही अपनी जान गंवा दूंगा। फिर भी वह पहले से ही 5 दिनों तक टिक गया था और उसकी अपार शक्ति। अब माधवी ने अंततः देखा कि ध्रुव द्वारा जारी की गई गहन शक्ति आभा आश्चर्यजनक रूप से संप्रभु गहन क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी और अंतिम चरण के करीब पहुंच रही थी। न केवल वह सुरक्षित और स्वस्थ है, बल्कि उसकी हालत भी स्थिर हो गई है। जेड फॉलर आइसोलपेट की औषधीय शक्ति पर उसका पूरा नियंत्रण है। नीलम ने कहा, औषधीय शक्ति की आभा से उसने पहले ही जेड फॉलर आइसोलपेट की औषधीय शक्ति का लगभग 80% अवशोषित कर लिया है। कुछ और घंटों में वह इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा। नीलम के मन में एक और संदेह को आया था। जेड फॉलर आइसोलपेट की औषधीय शक्ति विशेष रूप से हिंसक थी, यहाँ तक कि अगर दिव्य मूल क्षेत्र के मध्य चरण सामान्य बुद्धि के विरुद्ध था। क्या ऐसा हो सकता है कि जब उसने इसे बलपूर्वक अवशोषित करने का प्रयास किया तो गोली की अधिकांश औषधीय शक्ति बिखर गई और बर्बाद हो गई? नीलम हवा में तैर रही थी और उसने एक अदृश्य अलगाव अवरोध बनाया जिससे ध्रुव को ऐसी किसी भी चीज से अलग रखा जा सके जो उसे परेशान कर सकती थी। फिर उसकी नजर ध्रुव के शरीर पर टिकी हुई थी। उसका आकाशीय जहर मोती, उसकी संप्रभु गहन युद्ध शक्ति जो दिव्य गहन क्षेत्र में किसी पर भी हावी हो सकती है, और उसका संप्रभु गहन शरीर जो जेड फॉलर आइस सोलपेट को जबरन परिष्कृत करने में सक्षम था। उसके बारे में कई बातें उसे आश्चर्यचकित करती थी, इतनी कि उनमें से कुछ ने उसके पिछले ज्ञान को उलट दिया। जेड फॉलर आइस सोलपेट का अभी भी 20% हिस्सा था जिसे अवशोषित किया जाना बाकी था, और वह व्यक्तिगत रूप से देखना चाहती थी कि यह 20% ध्रुव में किस तरह का बदलाव लाएगा। 6 घंटे धीरे धीरे मौन में बीत गए। ध्रुव की अभिव्यक्ति विशेष रूप से शांत थी। उसके शरीर पर आभा अधिक से अधिक स्थिर होती जा रही थी। जेड फॉलर आइस सोलपेट की औषधीय शक्ति के अंतिम अवशोषण और शोधन के बाद उसके पूरे शरीर को ढकने वाली बर्फीली नीली रोशनी गायब हो गई। ध्रुव की गहन शक्ति आभा अंततः संप्रभु गहन क्षेत्र के 8वें स्तर के अंतिम चरण पर रुक गई थी। जब नीलम और माधवी पहुंचे तो ध्रुव की गहन शक्ति आभा उस स्तर पर पहुंच रही थी, लेकिन औषधीय शक्ति के अंतिम 20% को लगातार अवशोषित करने के बाद भी यह अभी भी